एक्सपीरियंस आप लोगों का स्वागत है हमारा ये बीपीएससी पूर्वावलोकन के सीरीज पार्ट 2 में। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया है और ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे 38वीं बीपीएससी से लेके 71वीं बीपीएससी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग दिन में मतलब ये पूरी सीरीज चल रही है। इसके पहले पार्ट 1 हो गया है, आप लोग उसे पार्ट 1 को भी ज़रूर देखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी प्रकार के समय को गंवाए हुए। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि ये जो रेलवे है, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और 1853 में पहली बार जो रेलवे है ये कहाँ से चली थी, मुंबई से थाने। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक चली थी। इसको चलाने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या मतलब इसका प्रभाव पड़ा भारत में, तो उसे हम लोग देखते हैं। तो आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली, ये बिल्कुल सही बात है। दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया, नहीं, किसी भी प्रकार के उद्यमिता या श्रम को प्रोत्साहित नहीं किया गया था। सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी इनका मंतव्य नहीं था। इनका जो मंतव्य था कि आयात को बढ़ावा देना, कि बाहर से भारत ज़्यादा से ज़्यादा माल को खरीदे और इससे जो है भारत के औद्योगिक विकास में बाधा पहुँचे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जो किया गया था वो किया गया था जमींदारों के साथ। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1793 ईस्वी में, कब, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया था। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। ये जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये लागू हुआ था। और इसमें जो था टोटल 19% हिस्सा कवर था। जैसे ये 3 प्रेसिडेंसी में बांटा गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो इसमें जो बंगाल का जो एरिया था, इसमें पूरे बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो एरिया था, अर्थात जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, तो इसमें ये 19% पूरा कवर करता था। कौन सा, अस्थाई बंदोबस्त। और ये ज़मींदारों के साथ किया गया था। इसमें क्या था कि 10/11 भाग जो था, मतलब किसी का भी हिस्सा 11 भाग में लगता था, उसमें से 10 हिस्सा जो है ये टैक्स के रूप में अंग्रेज ले लेते थे। और 1/11 अर्थात एक हिस्सा जो है किसके पास रह जाता था, ज़मींदारों के पास रह जाता था। तो अब एक हिस्सा ज़मींदार के पास रहता था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो क्या करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलते थे। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये किसानों की हालत क्या होने लगी, ख़राब होने लगी, जिसके कारण कि विद्रोह भी हुआ था, उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो ये ज़मींदारों के साथ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। तो किसने की थी, चिरस्थायी अर्थात अस्थाई बंदोबस्त इसी को कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कब की थी, तो 1793 ईस्वी में। कहाँ, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में चालू की थी। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी में इसे लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ये कहाँ लागू की गई थी, मद्रास में 1792 में। इसे देखिए, 1792 ईस्वी में जो था ये मद्रास में सबसे पहले कर्नल रीड के द्वारा, ठीक है, कर्नल रीड के द्वारा इसे लागू किया गया था। लेकिन इसका अस्थायी रूप से जो लागू किया गया था वो किया गया था कब से, तो यहाँ देखिए 1820 में। 1820 में जो है इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। और फिर यही, और किसने लागू किया था, तो थॉमस मुनरो ने लागू किया था। ठीक है, थॉमस मुनरो ने 1820 में पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे लागू किया।
और फिर इसी मुनरो का जो शिष्य था कौन, एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन ने क्या किया था, पूरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। अर्थात क्या हुआ कि मद्रास प्रेसिडेंसी और जो बम्बई प्रेसिडेंसी था, ये दोनों में कौन सा, रैयतवारी व्यवस्था लागू हो गई। और ये पूरा का कितना था, 51% भाग था। ये पूरा का 51% भाग था। तो रैयतवारी व्यवस्था जो लागू की गई थी, कहाँ की गई थी, ये मद्रास में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवारी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था। तो थॉमस मुनरो ने रैयतवारी पद्धति को प्रारंभ किया था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये कौन सी प्रथा थी, तो ये थी रैयतवारी प्रथा। इसमें क्या होता था कि जो भी मतलब भू राजस्व का भुगतान होता था, उसके लिए जिम्मेदार कौन होती थी, सरकार होती थी। अगला है, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो बंगाल में जो महालवारी बंदोबस्त की, एक्चुअली बंगाल में नहीं होगा, यहाँ होगा बंगाल प्रेसिडेंसी में। ठीक है, ये क्वेश्चन में सुधार करना होगा, ये होगा बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो किसने बंगाल प्रेसिडेंसी में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। एक्चुअली में क्या था कि, और ये जो महालवारी बंदोबस्त था, ये कितना प्रतिशत था, तो इधर हमारा हो गया था 19% अस्थाई बंदोबस्त, 51% हो गया था रैयतवारी बंदोबस्त, और जो शेष बचा, कितना बचा, 30%, 30% जो था ये महालवारी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था। और इस महालवारी बंदोबस्त को बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन लागू किया था, तो हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था, तो उसे कहते थे वेथी, उसे वेथी कहा जाता था। अगला है, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन नहीं, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार नहीं, अरे एक मिनट, ये दोनों था, ठीक है, सॉरी, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित था। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, ये सही है, क्योंकि जो मतलब कि ब्रिटिश भारतीय जो था, उसके जो अधिकारियों को पेंशन जो दिया जाता था, भारतीय सरकार के खर्चे से ही दिया जाता था। अगला, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ये भी सही है। रेलवे के गारंटेड ब्याज, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। अगला है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो 1818 में। कहाँ पे, तो ये कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी, लेकिन ये क्या हो गया था, ये फेल हो गया था। ठीक है, तो 1818 में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। अब आता है टॉपिक हमारा 1857 की क्रांति, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके बीपीएससी के लिए नहीं, बल्कि सभी एग्जाम के लिए जो है ये 1857 की क्रांति बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इसे देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो एनफील्ड राइफल को जो शामिल किया गया था, ये किया गया था दिसंबर 1856 में। ठीक है, दिसंबर 1856 में इसे शामिल किया गया था। इसमें क्या होता था कि एनफील्ड राइफल में इसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस का इसमें प्रयोग किया गया था और इसे मुंह से छीलना पड़ता था, जिसके कारण कि इसका विरोध हुआ और आगे विद्रोह हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। और ये जो मतलब कि चर्बी वाला जो कारतूस था एनफील्ड राइफल, उसको सैनिकों को देने का आदेश किसने दिया था, तो उसको सैनिकों को जो आदेश था देने का, वो दिया था कर्नल करमाइकेल ने। ठीक है, कर्नल करमाइकेल ने उसे सैनिकों को देने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह
सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो अभी हमने देखा मेरठ से। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारों का प्रयास? नहीं, ये तो था ही। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश? नहीं। भत्ते की रोकथाम? नहीं। अधिकारियों की अक्षमता, ये होगा। ठीक है, अधिकारियों की अक्षमता कि कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता से इसको कोई लेना देना नहीं था। बाकी ईसाई धर्म फैल रहा था तो हिंदू धर्म क्या हो रहा था? धीरे धीरे पतन हो रहा था, जिसके कारण कि विद्रोह हुआ। जहाज पर यात्रा करने के लिए भी मतलब कि रोका जा रहा था, इसके कारण भी विद्रोह हुआ। भत्ता भी रोका जा रहा था सैनिकों का, भारतीय सैनिकों का, इसके लिए विद्रोह हुआ। लेकिन अधिकारियों की अक्षमता से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में जो बढ़ा था वो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में बढ़ा था। ठीक है, जिसे हजरत महल भी कहा जाता है। ठीक है, बेगम ऑफ अवध या हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह बढ़ा था। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब ने भी लिया था, जो कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से लिया था। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लिया था। बेगम जीनत महल दिल्ली से ली थी। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ई नंबर। अगला है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो इसमें हैदराबाद के निज़ाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। किसने? तो हैदराबाद के निज़ाम ने। बाकी विजयनगरम के राजा ने भी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मतलब किया था। तमिलनाडु के पोलीगर तो हमेशा विद्रोह में ही रहे थे। त्रावणकोर के जो वेलुथम्पी थे ये भी हमेशा विद्रोह में देखे गए। लेकिन हैदराबाद के निज़ाम जो थे इन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसमें जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, ठीक है, ये फैजाबाद से, जिन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था, ये कट्टर दुश्मन थे। और इनके ऊपर जो है 50,000 रुपये का 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था, पकड़ के जो भी देगा उनको। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसे गालिब ने देखा था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? भगत सिंह का नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, तात्या टोपे का। और इन्होंने कहाँ से किया था? तो कानपुर से इन्होंने विद्रोह किया था। और तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग इनका दूसरा नाम था। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। और वहीं अगर हम लोग जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था वाराणसी में। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था मनु। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में। जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। अब है अगला, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसमें जो है 1857 की क्रांति में जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, जो भी बनिया थे, साहूकार थे, जमींदार थे, या राजा का जो भी आदमी लोग थे, इन्होंने क्या किया? इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो भाग कौन लिया था? तो खेतीहर मजदूर, कृषक ने भाग लिया। साहूकार, जमींदार, इन सभी ने भाग नहीं लिया था। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि किन्होंने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार ने नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो अभी हमने बताया बेगम ऑफ महल अवध या जीनत महल कहिए या बेगम हजरत महल कहिए, इनके नेतृत्व में जो है लखनऊ में आगे बढ़ा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये बहुत से कारणों से असफल हुआ था। एक तो इनमें किसी भी योजना या केंद्रीय संगठन का मतलब कि सही ढंग से योजना नहीं थी, उनमें संगठन का अभाव था। साथ ही साथ जो भी मतलब कि इनका जो मतलब कोई एक नीति नहीं थी,
एक डेट फिक्स नहीं हुआ था कि इसी डेट में आक्रमण करना था। ऐसे ऐसे बहुत से कारण थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं थी। हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर साथ में लिया। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, बिल्कुल सही। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र नहीं, ये आपका लगभग पूरे भारत में, अगर इसको ऐसे देखा जाए कि ये लगभग पूरे भारत में हुआ था। सिर्फ इसका दक्षिण भारत थोड़ा सा अछूता रहा गया था, ठीक। और ये उत्तर पूर्वी भारत जो है ये अछूता रह गया था। बाकी ये पूरा एरिया जो है 1857 के विद्रोह के चपेट में आ गया था। तो इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र ये भी नहीं होगा। जमींदारों की सहभागिता नहीं, जमींदार लोग इसमें भाग नहीं लिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, सही है। समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। अगला है कथन ए कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ठीक है। इसका कारण बताया जा रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसकी जो घोषणा की थी जब 1857 की लड़ाई हुई थी, 1857 का विद्रोह हुआ था, तो अब यहाँ पे क्या कि महारानी विक्टोरिया ने कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया। कंपनी का शासन जो समाप्त कर दिया, और अभी तक जो था गवर्नर जनरल पद था, और इस गवर्नर जनरल पद को भी समाप्त कर दिया। इसके जगह पे कौन सा पद लेके आ गया? तो वायसराय का पद लेके आ गया था। प्रथम वायसराय कहिए या अंतिम गवर्नर जनरल कहिए, अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय, ये कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था कि 1 नवंबर 1858 को उन्होंने घोषणा की कि भाई अब ये जो शासन है ये कंपनी नहीं चलाएगी बल्कि ब्रिटिश सरकार चलाएगी, ठीक है। और कंपनी का एकाधिकार इसे समाप्त कर लिया गया, और ये जो गवर्नर जनरल का पद था इसे बदल के क्या कर दिया गया था? वायसराय का पद कर दिया गया। अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो 1 नवंबर 1858 को उनकी उद्घोषणा जारी हुई थी। अगला 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? एक्चुअली में जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें से यूपी और बिहार वाले जो थे अपने विश्वास को खो चुके थे, इन्हें धोखा देने वाले की श्रेणी में रखा जा रहा था। वहीं अगर हम लोग उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, उत्तर पूर्वी भारत के जो भी सैनिक थे या आपके जो पंजाब के सैनिक थे, तो ये सब जो भी सैनिक थे ये लोग कुछ ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रहे थे, क्योंकि इधर जो था ये आपका 1857 का विद्रोह नहीं फैला था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण नहीं, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया नहीं, क्योंकि बंगाली लोग के ऊपर भी से भी भरोसा उठ गया था। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, ये सही है। मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा नहीं। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ये भारतीय इतिहासकार थे वीडी सावरकर, उन्हीं के द्वारा जो है इस 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। अगला है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? सेम है, वीडी सावरकर। इसके बाद 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? सेम, वीडी सावरकर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद
भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो जब 1857 क्रांति खत्म हुई तो उसके बाद जो है पील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, पील आयोग का गठन किया गया था। इसमें जो क्या हुआ था कि यूरोपीय सैनिकों से संबंधित था। ठीक है, यूरोपीय सैनिक प्लस भारतीय सैनिक जो भी थे उनके अनुपात को घटाया बढ़ाया गया था। अगर मद्रास प्रेसिडेंसी में हम लोग बात करें तो 1:2 के अनुपात में रखा गया था। वहीं बम्बई प्रेसिडेंसी में 1:3 में रखा गया था, अर्थात 1 सैनिक अगर यूरोपीय रहेंगे तो 2 सैनिक भारतीय रहेंगे। सेम इसी तरह इसमें अगर 1 सैनिक यूरोपीय रहेंगे तो इसमें 3 सैनिक जो रहेंगे वो भारतीय रहेंगे। तो यही पील आयोग से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो ये कहा था डॉक्टर एस.एन. सेन ने। अब देखिए, ये हम लोगों को सूची मिलाना है कि कुंवर सिंह का संबंध किससे था। तो कुंवर सिंह का संबंध था जगदीशपुर से। हजरत महल का संबंध किससे था? तो हजरत महल का संबंध था लखनऊ से। ठीक है, खान बहादुर का संबंध किससे था? तो ये बरेली से संबंध था। मौलवी अहमदुल्ला का संबंध किससे था? तो मौलवी अहमदुल्ला का संबंध जो था वो था फैजाबाद से। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसे हम लोगों ने देखा। अब 1857 की क्रांति के बाद बहुत से अन्य आंदोलन भी उसके पहले भी हुए थे, उसके बाद भी हुए थे। ठीक है, अब हम लोग उन आंदोलनों को देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, अन्य जन आंदोलन से नील विद्रोह किसके बारे में था? दोस्तों, अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है और अगर आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी ज़रूर करें, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप लोगों को कुछ नहीं लगता, सिर्फ एक क्लिक लगता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इससे मुझे ये एक तरह से रिवार्ड टाइप का मिले। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। देखिए, ये कुछ हद तक ठीक है कि रैयत जो थे वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे लेकिन उनसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। आगे देखते हैं, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, ये सही है। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था नील विद्रोह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर, ठीक है, बहुत कम मूल्य दिया जा रहा था, उनसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो नील की खेती में क्या होता था कि भूमि जो थी वो बंजर हो जा रही थी। ठीक है, जिसके कारण कि इसका विद्रोह किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो नील विद्रोह के जो नेता थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास का संबंध जो है वो नील विद्रोह से है। अगला है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो अर्थात नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की है? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना की है। अगला है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसके थे दीनबंधु मित्र। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ये नील दर्पण क्या था? ये नाटक था। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में जो है किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। और इसी आनंद मठ से जो है ये वंदे मातरम गीत जो है यही सन्यासी विद्रोह, इसका फर्स्ट पेज में ही लिखा गया है आनंद मठ के। तो यही आनंद मठ से ही जो है वंदे मातरम गीत जो है लिया गया है और ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सेम क्वेश्चन है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए।
इससे आपको एक सही दिशा निर्देश भी मिलती है, सही गाइडेंस भी मिलती है। इसलिए मैंने ये सीरीज चालू की है, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप लोग का वो बीपीएससी एग्ज़ाम हो या अभी बीएसएससी एग्ज़ाम होगा, सीजीएल 10+2 का, या एडीओ का एग्ज़ाम होगा, इसी प्रकार से जो भी एग्ज़ाम होगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो ये की थी वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये महाराष्ट्र के एरिया में हुआ था। ठीक है, और महाराष्ट्र का एरिया क्या कहलाता है? ये कहलाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो किधर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट में। देखिए, पश्चिमी घाट। अगला है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो था ये गुजरात में हुआ था, और ये गायकवारों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, गायकवारों के विरुद्ध में ये विद्रोह हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा, गुजरात में हुआ था। अगला है पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो ये जो खोंड जनजाति है वो क्या करते थे? मानव बलि देते थे। और अंग्रेज़ों ने क्या किया? इसका मतलब कि निषेध किया, इसे रोकने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो कौन सी जनजाति ने किया था? तो खोंड जनजाति ने किया था। अगला है 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इसमें जो शामिल था आपका वो कौन था? पा तोगन संगमा। इसमें था आपका पा तोंगन संगमा। ठीक है, पा तोंगन संगमा था, जो कि आपका इस ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो गारो हिल्स में जो ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ जो आदिवासी विद्रोह हुआ था उसमें कौन सा? तो पा तोंगन संगमा शामिल था। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो खानदेश की जनजातियों ने नहीं किया था, बिहार के संथालियों ने कर की नई व्यवस्था को लेकर बिहार के संथालियों ने किया था, छोटा नागपुर की जनजातियों ने नहीं किया था। ठीक है, तो कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किसने किया था? तो बिहार के संथालियों ने किया था। और कब किया था? 1855 से 56 में किया था। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? यही था हमारा संथाल विद्रोह। ठीक है, यही हमारा क्या था? संथाल विद्रोह। ये कहाँ हुआ था? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था झारखंड, जो अभी वर्तमान झारखंड है उसमें हुआ था। तो ये कहाँ? सिंहभूम में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। तो कोल विद्रोह का संबंध किससे है? तो बुद्धो भगत से है। और ये कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हौज विद्रोह कब हुआ? तो हौज विद्रोह जो हुआ था वो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। और ये भी कहाँ हुआ था? ये भी सिंहभूम में ही हुआ था। ठीक है, ये भी कहाँ हुआ था? सिंहभूम में। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित था? आदिवासी आंदोलन से। ठीक है, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित था? आदिवासी आंदोलन से। और ये कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र से। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र से, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में है। अगला है ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो ये किससे हुआ था? तो ये था झारखंड। ठीक है, ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये भी हुआ था कहाँ? छोटा नागपुर में। तो छोटा नागपुर का जो एरिया था वो क्या था? झारखंड का एरिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? देखिए, संथाल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1855 से 56 में। उसके बाद बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1899 से 1900 में। ताना भगत आंदोलन 1914 के आसपास में प्रारंभ हुआ था। इसमें सबसे पहले जो घटना हुई थी वो कौन सी हुई थी? संथाल विद्रोह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था?
तो इसका जो था सिख धर्म को मतलब क्या शुद्ध करना था, सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं, कृषक आंदोलन का संगठन नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिख धर्म को परिष्कृत करना। कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, सिख धर्म को परिष्कृत करना। अगला है 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो किसकी शाखा थी, तो ये थी खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। अगला है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था केरल में। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये केरल में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये तेभागा आंदोलन जो था ये किसानों से संबंधित था। किससे संबंधित था, किसानों से संबंधित। तो किसान सभा के नेतृत्व में। ठीक है, किसान सभा के नेतृत्व में इसका आंसर हो जाएगा। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की, तो किसकी मांग की थी, तो ये की थी फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या मांग किया था तेभागा आंदोलन में, कि जो भी फसल उपजता है तो उसका जो है 1/3 हिस्सा जो है वो बटाईदार को दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा 1857 की क्रांति एक आंदोलन और एक दूसरा जो भी अन्य जन आंदोलन था, जो भी लोगों का आंदोलन था, ये दोनों चैप्टर को हम लोगों ने आज कवर किया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 था। आप लोगों ने इसके पहले का अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखिए, और इसके बाद अब हम लोग पार्ट 3 की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।